जुपिटर कर्क राशि में 2 जून 2026 को ट्रांसिट हो चुका है, जिसकी ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुकी हूँ सारे असेंडेंट और सारी राशियों की। लेकिन एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जैसे ही जुपिटर का ट्रांसिट कर्क राशि में हुआ है, जुपिटर जो कि राहु पे दृष्टि दे रहा था, इस वक्त राहु अकेला है और अब राहु 5 महीने के लिए अकेला होगा। मतलब उस पे किसी भी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं होगी। राहु जो डॉन है, कुंभ राशि को अपनी राशि मानता है, इसमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाता है और उसके साथ साथ शतभिषा नक्षत्र जो राहु का खुद का नक्षत्र है, तो डेफिनेट बात है कि अपने नक्षत्र में वो ज़्यादा कंफर्टेबल होता है। उसकी खुद की राशि और खुद का नक्षत्र, तो यहाँ पे राहु जो है वो फुल फॉर्म में अपने काम करेगा। और अब इस वक्त देवगुरु बृहस्पति की शुभ दृष्टि भी राहु को नहीं है, जो कि नियंत्रण रखेगी राहु। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे इस खूबसूरत और महापरिवर्तन की, जो कि ट्रांजिट में हो रहा है, हो चुका है इनफैक्ट राहु का। और उसके साथ साथ 30 जून को राहु धनिष्ठा नक्षत्र में आ जाएंगे। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सभी राशियों, सभी असेंडेंट पे राहु का ये जो अकेला कुंभ राशि में रहना क्या इफेक्ट करेगा सभी राशि और सभी असेंडेंट के लिए। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि देवगुरु बृहस्पति के जाते ही हर व्यक्ति को अलर्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप जो काम कर रहे हैं उस पर अलर्ट रहिए, सावधानी बरतिए, क्योंकि राहु अपने फुल फॉर्म में यहाँ पे शैतानी करेगा। अनियंत्रण छाया ग्रह जो कि डॉन की तरीके से अपनी सारी एनर्जी को फुल फॉर्म में यहाँ पे वो प्रस्तुत करेगा। डेफिनेट बात है कि राहु इस समय स्वतंत्र हो चुका है और अपनी पूरी मर्जी से अपना सारे काम जो है वो करके सबको दिखाएगा। राहु कुंभ राशि में एक्चुअली किस तरीके की एनर्जी देता है, कैसा काम करता है, इसकी मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है। आप डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, आप उससे देख सकते हैं अगर आप जानना चाहते हैं विस्तार पूर्वक कि राहु कुंभ राशि में किस तरीके का काम करता है और किस तरीके की एनर्जी जो है वो प्रोवाइड करता है। उससे आपको क्लैरिटी थोड़ी और ज़्यादा मिल जाएगी। अब देवगुरु बृहस्पति जो कि देवों के गुरु हैं और वो राहु को जब देखते हैं तो उसको नियंत्रण करके रखते हैं। एक वो शैतान बच्चा होता है ना, जिस पे अगर उसकी गुरु की दृष्टि हो, टीचर की दृष्टि हो, तो वो थोड़ी शैतानी कम करता है। लेकिन यहाँ पे देवगुरु बृहस्पति तो कर्क राशि में उच्च के होके जा चुके हैं, तो राहु पे उनकी दृष्टि नहीं होने की वजह से राहु का जो इंटेलेक्चुअल फॉर्म है, जो आउट ऑफ द बॉक्स सोचने का फॉर्म है, भ्रम पैदा करने की चीज़ें हैं, वो और ज़्यादा इन्हांस होगी। देवगुरु बृहस्पति जब राहु को देखते हैं तो वो नियंत्रण कुछ इस तरीके से करते हैं कि वो राहु को दृष्टि देते हैं, राहु को ज्ञान प्रदान करते हैं, जिससे राहु कोई भी अनैतिकता वाले काम नहीं करता है। इनफैक्ट अपने कर्मों को जो है वो सोच समझ के काम करता है कि उसके कर्म खराब ना हो या किसी भी व्यक्ति। लेकिन जब राहु अकेला होता है तो उसे किसी चीज़ की कोई परवाह नहीं होती है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता किसका क्या नुकसान हो रहा है, उसको जो चीज़ करनी है तो वो तो उसने करनी ही है। राहु जो एक छाया ग्रह है, अनियंत्रण इच्छाएं, महत्वाकांक्षाएं, इन सब का प्रतीक है। उसका कोई शरीर नहीं होता, इसलिए राहु के अंदर अस्थिरता हमेशा देखी जाती है। राहु जो है ना, वो उस पर कोई नियंत्रण नहीं कर पाता है तब वो भौतिक जीवन, माया, इन सब चीज़ों में ना अंधाधुन जो है उसकी स्पीड बढ़ती है। उसको बहुत सारी चीज़ें चाहिए, उसका पेट कभी भरने वाला नहीं होता है, क्योंकि राहु का सिर्फ सर है। उसको नहीं पता कि उसको कोई रोक करने वाला है, उसे कहीं पे नियंत्रण करना है, उसको हर चीज़ चाहिए और पूरी चीज़ें चाहिए। तो यहाँ पे राहु को कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। जुपिटर की दृष्टि उसको मार्गदर्शन देती है कि जो वो इंटेलिजेंट है, उस इंटेलिजेंस को किस तरीके से कहीं सही जगह यूटिलाइज करना। लेकिन जब जुपिटर नहीं होते हैं तो राहु अपनी मर्जी चलाता है। जुपिटर एक दिशा देते हैं राहु को, एक प्रॉपर तरीके की रास्ता बताते हैं, उसका विजन क्लियर करते हैं। लेकिन जब जुपिटर नहीं होता है तो वो एक शरारती बच्चा जिसके सामने बहुत सारे खिलौने हैं और अब वो शैतानी करने के लिए पूरी तरीके से रेडी है। अब उसको कोई रोकने वाला नहीं है, कोई टोकने वाला नहीं है, और उसको ये भी समझ नहीं है कि वो शैतानी करने से उसका क्या नुकसान हो सकता है, क्योंकि उसके अंदर विवेक नहीं है। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि राहु सूर्य और चंद्रमा को दुश्मन मानता है। तो यहाँ पे ना जिनको वो दुश्मन मानता है उनके साथ अपनी दुश्मनी दिखाएगा, और जिन लोगों को अपना दोस्त मानता है जैसे कि मरकरी, वीनस, इनको वो अपना मित्र मानता है, तो इनके साथ वो
मित्रता करेगा। और उसके बाद जुपिटर तो देवगुरु हैं, तो जुपिटर के साथ वो न्यूट्रल रहता है। शनि की खुद की राशि को अपना राशि मानता है, वहाँ भी न्यूट्रल रहता है। मंगल से वो कंट्रोल होता है, लेकिन मंगल की दृष्टि पड़नी चाहिए राहु पे। तो यहाँ पे राहु किसी भी तरीके की कोई भी रिस्ट्रिक्शंस में नहीं है, और बिना रिस्ट्रिक्शन के वो पूरी तरीके से फुल फॉर्म में अपना काम करने वाला है। राहु को तो सिर्फ एक देवगुरु बृहस्पति ही रोक सकते हैं, और अब वो यहाँ से जा चुके हैं। तो ये जो 5 महीने हैं, बहुत ज़्यादा अलर्ट होने की रिक्वायरमेंट है हर किसी को। जब देवगुरु बृहस्पति एक साथ होते हैं राहु के, या राहु पे दृष्टि करते हैं, तो गुरु चांडाल योग बनता है। ये भी एक बहुत पावरफुल योग है। यहाँ पे राहु की इंटेलिजेंस और जुपिटर की विवेक जो है, दोनों चीज़ें मैच करती हैं, और राहु आउट ऑफ द बॉक्स सोचने वाला व्यक्ति काफ़ी बड़े बड़े इन्वेंशंस करता है, बहुत हाई पॉजिटिव चीज़ें करता है। लेकिन वो जब कोई चीज़ करता है तो वहाँ पे ये नियंत्रण उसका रहता है कि किसी का नुकसान ना हो। लेकिन इस समय राहु हर वो चीज़ करेगा जिस चीज़ में वो निपुण है, और उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका क्या नुकसान हो रहा है। ये वो लोग ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ सकते हैं जिनका राहु लगन में है, या जिनका राहु धनिष्ठा नक्षत्र में है, शतभिषा नक्षत्र में है, और अगर वो लगन में है तो वो डबल काम करता है। ऐसे लोगों के मन में एक काइंड ऑफ अ भ्रम हमेशा रहता है। उनकी एक्सपेक्टेशन इतनी हाई रहती हैं अपने आप से, उनको ऊंचा पद चाहिए, उनको आगे बहुत बड़ा अचीवमेंट करना है, और इसी तरीके की जो मंशा होती है, इच्छा होती है, ये जीवन भर उनके मन में हमेशा एक अभाव रहता है, क्योंकि वो जितना भी आगे बढ़ते जाते हैं वो सेटिस्फाई नहीं हो पाते हैं। ये राहु की क्वालिटी होती है। एग्जैक्टली उसी तरीके का टाइम जो है वो अब ये आ रहा है और आने वाला है, स्पेशली 30 जून के बाद जब राहु धनिष्ठा नक्षत्र में आ जाएगा। वहाँ पे भी राहु कुछ इसी तरीके की एनर्जी हम सबकी लाइफ में लेकर आ रहा है। राहु जो बड़े बड़े देवताओं की, भगवान की, सबकी आंखों में धूल झोंक सकता है। समुद्र मंथन की कहानी में आपने सुना ही होगा, जब वो अमृत पान करने के लिए देवताओं की श्रेणी में जाके खड़ा हो गया, तो फिर मैं और आप, हम लोग क्या चीज़ हैं। तो राहु से बहुत ज़्यादा संभल के रहने की ज़रूरत है। उस एनर्जी को हमें अपने आप में बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की रिक्वायरमेंट है, स्पेशली कुंभ राशि और कुंभ असेंडेंट वालों के लिए, जिनके लगन में राहु आके बैठा हुआ है। क्योंकि राहु यहाँ पे अकेला आ चुका है लगन में, अंधाधुंध काम करेगा। पॉजिटिव भी होगा, ऐसी बात नहीं है कि वो नेगेटिव होगा, बस आपको थोड़ा सा उसको कंट्रोल करके अपने आप को 10 बार सोच के कोई भी काम करना है। इस चीज़ का आपको ध्यान बहुत ज़्यादा रखने की रिक्वायरमेंट है। अब एक तो राहु देव अकेले हैं, उसके बाद 30 जून को वो आ जाएंगे धनिष्ठा नक्षत्र में। धनिष्ठा नक्षत्र मंगल का नक्षत्र है, और धनिष्ठा का मतलब ही होता है धन ही जिसका इष्ट है। तो राहु को ये लाइन बहुत ज़्यादा सूट करती है। राहु को बहुत सारा धन चाहिए, राहु को बहुत सारी चीज़ें चाहिए। तो धनिष्ठा नक्षत्र में राहु जो है वो और ज़्यादा स्ट्रांग होके काम करता है। अब धनिष्ठा नक्षत्र के स्वामी तो मंगल देव हैं, लेकिन मंगल देव की क्योंकि दृष्टि राहु पे नहीं पड़ रही है, तो जब तक उनकी दृष्टि नहीं पड़ेगी तो राहु तो कंट्रोल नहीं होने वाले हैं, और राहु यहाँ पे धनिष्ठा नक्षत्र में फुल फॉर्म में अपना काम करेंगे। मैंने ना धनिष्ठा नक्षत्र की भी वीडियो बनाई हुई है। अगर आप धनिष्ठा नक्षत्र को विस्तार पूर्वक जानना चाहते हैं, आप जानना चाहते हैं कि धनिष्ठा नक्षत्र वालों की क्या एनर्जी होती है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहां से उस वीडियो को देख सकते हैं। धनिष्ठा नक्षत्र जो है वो वेल्थ का नक्षत्र है, धन का नक्षत्र है। लेकिन धन का मतलब सिर्फ पैसा ही नहीं है। धन का मतलब ये नक्षत्र ज्ञान का नक्षत्र है, भोजन का नक्षत्र है, संपत्ति का नक्षत्र है, समृद्धि का नक्षत्र है, और राहु को यही सब चीजें तो चाहिए हैं। जिस प्रकार ये नक्षत्र धन देता है, संपत्ति देता है, समृद्धि देता है, उसी तरीके से एक और चीज है इस नक्षत्र में, ये बड़ी बड़ी पोजीशंस, बड़े बड़े स्कैम्स। इसी के साथ धनिष्ठा नक्षत्र के अंदर एक और बहुत हाई एनर्जी होती है कि वो दूसरों के फेम को, दूसरों के पोजीशन को, दूसरों के अचीवमेंट को कब्जा भी कर सकता है, मतलब हाथ से छीन भी सकता है। इसी वजह से ये नक्षत्र राहु से काफी रेजोनेट करता है, क्योंकि राहु का भी तो यही काम है। राहु स्वयं दूसरों के इन्फ्लुएंस और लाइमलाइट को अपनी चीज मानता है, और हर वक्त दूसरों की एनर्जी को सक करना और खींचने में तत्पर रहता है, और डेफिनेट बात है किसी के नियंत्रण में रखता नहीं है। तो धनिष्ठा नक्षत्र में जब राहु आएगा तो ये फेम का, अबंडेंस का,
एक अलग तरीके की शक्ति रूप जो है वो राहु को यहाँ पे प्रदान होगी। राहु को डेफिनेट बात है, सबसे ज्यादा क्या चाहिए, यही तो चाहिए। यहाँ पे ना व्यक्ति की नेम, फेम और बहुत सारी चीजें अचीव करने की और एक्स्ट्रा एफर्ट करने की और उसको अचीव करके उस पदवी तक पहुंचने की एक काइंड ऑफ अ क्रेविंग वो स्टार्ट हो जाती है। और ये खाली मेरे कुंडली में नहीं, आपकी कुंडली में नहीं, हम सब की कुंडली में इस चीज़ का इफेक्ट पड़ेगा। हाँ, जिन लोगों की दशा या अंतर्दशा चल रही हो राहु की, या जिनका खुद का राहु धनिष्ठा नक्षत्र में बैठा है, उनको ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा इस चीज़ का। और जिनका लगन में राहु चाहे नेटल चार्ट में बैठा हुआ है या फिर ट्रांजिट में लगन में आया हुआ है, उन लोग की लाइफ में बहुत ज़्यादा इफेक्ट आएगा। एक और चीज़ है कि राहु रेट्रो चलता है, तो रेट्रो मतलब कि वक्री, पीछे की तरफ जाता है। तो राहु इस समय धनिष्ठा नक्षत्र में जब आएगा 30 जून को, तो यहाँ पे फाइनली रहेगा और इसके बाद वो मकर राशि में 2026 5 दिसंबर को चला जाएगा। फाइनली वो फिर कुंभ राशि को छोड़ देगा। तो अभी वो कुंभ राशि की धनिष्ठा नक्षत्र की एनर्जी देगा, उसके बाद धनिष्ठा नक्षत्र की एनर्जी आगे भी रहेगी, लेकिन वो फिर मकर राशि की रहेगी। यहाँ पे आप देखिएगा कि जो लोग रियल स्टेट, लॉन्ग टर्म एसेट और टेंजिबल वेल्थ से जुड़े हुए हैं, उनको बहुत ज़्यादा इफेक्ट जो है वो देखने को अपनी लाइफ में मिलेगा। इनफैक्ट इमोशनल इंटेलिजेंस, पब्लिक इन्फ्लुएंस और लाइफ के बड़े बड़े बदलाव में आप देखिएगा, जो आप स्मूथली हैंडल कर रहे थे, आप उसमें देखिएगा कि आपके अंदर एक अलग तरीके का ब्रेवरी आएगी, आपके अंदर एक अलग तरीके की क्षमता आएगी कि हर व्यक्ति के, इंसान के अंदर एक एनर्जी जो है वो बूस्ट होगी जब राहु धनिष्ठा नक्षत्र में आएगा। साथ ही यहाँ बड़े बड़े एक्सपेरिमेंट्स, बड़े बड़े इन्वेंशंस, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स भी होंगे और उनकी भी शक्ति जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगी। राहु के धनिष्ठा नक्षत्र में जाते ही नेटवर्किंग, कम्युनिकेशन स्किल्स, कमर्शियल एजिलिटी और ज़्यादा इन्हांस होगी। मीडिया और एंटरटेनमेंट फील्ड में आप देखिएगा कि जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा नाम कमाएंगे और उनकी लाइफ में एक बहुत भारी पॉजिटिव टर्निंग पॉइंट जो है वो देखने को मिलेगा। दुनिया में इनोवेशंस, होप, नए अवसर और प्रॉफिट ट्रेंड्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ेंगे। स्टॉक मार्केट में भी बहुत ज़्यादा अप्स डाउन्स जो हैं वो इस वक्त देखने को मिलेंगे। पब्लिक अटेंशन, करिश्मा, क्रिएटिविटी, नरिशमेंट, इमोशनल रिदम और धन के आनंद लेने की जो क्षमता है वो हर व्यक्ति की बढ़ जाएगी। मतलब यहाँ पे ना व्यक्ति धन कमाने के पीछे तो भागेगा ही, अचीवमेंट के पीछे तो भागेगा ही, लेकिन वो अपने सुख के पीछे भी ज़्यादा भागेगा, उसका आनंद लेने के पीछे भी ज़्यादा भागेगा जब राहु धनिष्ठा नक्षत्र में आएंगे। यहाँ पे लीडरशिप क्वालिटी बढ़ेगी। आप देखिएगा इस ट्रांजिट में आपको फेम के नए मौके मिलेंगे, वेल्थ अट्रैक्ट करने के भी आपके नए मौके मिलेंगे, नेटवर्किंग, कम्युनिकेशन में ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिलेगी। लेकिन एक बात ये भी है कि यहाँ पे ग्रीड, शॉर्टकट, लालच, अनएथिकल गेन्स, इन तरफ भी हर व्यक्ति का झुकाव होगा। इसी को हर व्यक्ति को कंट्रोल करना है, क्योंकि राहु है, उसको एथिक चीज़ों का कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके लिए नैतिकता इम्पोर्टेंट नहीं रखती है। वो तो कहता है कि मैं भ्रम पैदा करूँगा, अब तुम अपने कर्मों को ठीक कर सकते हो तो कर लो। ये राहु का छल है, बस उस छलावे से हर व्यक्ति को बचना है। धनिष्ठा नक्षत्र जो है उसके अंदर एक क्वालिटी होती है, वो मटेरियल सक्सेस का एक कॉस्मिक चीट कोड होता है इसके पास। मतलब कि एक खाली कैनवस में भी वो एक प्रॉफिटेबल स्ट्रक्चर को, उसको बदलने की क्षमता रखता है और उसको आगे सेल करने की भी क्षमता रखता है। इसलिए चुनाव सिर्फ आपका होगा। अगर आप नैतिकता से इस एनर्जी को यूज करेंगे तो ये ट्रांजिट लंबी अवधि की सफलता और समृद्धि आपको दे सकता है। लेकिन वहीं अगर राहु के भ्रम में और लालच में आप पड़ जाएंगे, गलत रास्ता चुनेंगे, कार्मिक कंसिक्वेंसेस भी देखने को मिल सकते हैं और फिर आपको बाद में दिक्कत होगी जब राहु ट्रांजिट कर जाएगा मकर राशि में, जो कि कर्मों की राशि है। अब क्रांतिकारी माया जाल बिछाने वाला राहु जब अकेला होगा तो आप सबकी कुंडली में, हर राशि में, हर असेंडेंट में क्या प्रभाव देगा, और ये पूरा टाइम जब तक राहु कुंभ राशि में है तब तक क्या हम लोग की लाइफ में इफेक्ट पड़ेगा। नमः शिवाय, स्वागत है आपका इस चैनल में। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करिए, जिससे फ्यूचर में आने वाले वीडियोस का अपडेट आपको मिलता रहे।
कर्क राशि कर्क असेंडेंट, कैंसर राशि कैंसर असेंडेंट। चलिए देखते हैं कि आपके लिए राहु का ट्रांजिट क्या लेकर आया है। तो कर्क राशि वालों, इस समय राहु आपके अष्टम भाव में है और ज्योतिष में अष्टम भाव को ट्रांसफॉर्मेशन का भाव कहा जाता है। हिडन सीक्रेट, अकल्ट नॉलेज, रिसर्च, इनहेरिटेंस का, ससुराल का भी भाव होता है, सडन इवेंट्स का होता है, अनएक्सपेक्टेड चीज़ों का होता है, अकल्ट का ये हाउस होता है। ये राहु की एक बहुत ही पावरफुल प्लेसमेंट है अष्टम भाव में। अगर पहले राहु के पास सिर्फ बंदूक थी तो आप ये समझ लीजिए कि इस समय तो उसके पास गोली बारूद है, क्योंकि अब राहु यहाँ पे अकेले हैं। यहाँ पे राहु के ऊपर देवगुरु बृहस्पति की शुभ दृष्टि नहीं है, मतलब कि यहाँ पे अब राहु बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली काम करेंगे। राहु अष्टम भाव में आपको सुपर नेचुरल, अकल्ट, तंत्र मंत्र, एस्ट्रोलॉजी, हिडन नॉलेज या जितनी भी रहस्यमय चीज़ें हैं ना, उन लोगों के विषय में आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज देते हैं और आपको बहुत ज़्यादा आकर्षित भी करते हैं। और साथ ही ये आपके जीवन के ऐसी चीज़ें हैं जो कि जीवन की छुपी हुई चीज़ें हैं, उनको उजागर भी करते हैं, मतलब आपके सीक्रेट्स को भी ये बाहर निकालने का काम करता है। इस प्लेसमेंट से एक तरीके से ऐसी वेल्थ आपको मिलती है जो अर्नड वेल्थ है। अब अर्नड वेल्थ जो है वो इंश्योरेंस से मिल सकती है, आपको गिफ्ट से मिल सकती है, आपको लॉटरी से मिल सकती है, इंश्योरेंस सेटलमेंट से आपको मिल सकती है। मतलब अनएक्सपेक्टेड फाइनेंशियल गेन्स जो हैं यहाँ पे डेफिनेटली मिलने की आपको संभावना है। इसलिए धन के मामले में ये प्लेसमेंट अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। लेकिन साथ ही में चैलेंज भी है कि जब देवगुरु बृहस्पति की सुरक्षा नहीं होती है तो राहु जो है उसकी ऊर्जा साइकोलॉजिकली अगर देखा जाए तो कुछ अनएक्सपेक्टेड काइंड ऑफ आ सकती है, जैसे कि डर और फोबिया आपका बढ़ सकता है। कहीं ना कहीं आपके मन में वहम ज़्यादा आ सकता है, आप हो सकता है ज़्यादा सुपरस्टिशियस उस समय बन जाए, एंग्जाइटी भी आपके अंदर महसूस हो सकती है, आपको है ना अजीब तरीके के सपने भी आ सकते हैं। यहाँ पे मोस्टली मैंने देखा है कि जब कर्क राशि, नॉट ओनली कर्क राशि, इनफैक्ट जब अष्टम भाव में राहु आता है और वो अकेला होता है और आपकी कुंडली में भी राहु कमजोर होता है, तो मोस्टली इस टाइम के ट्रांजिट के टाइम है ना, आपके सपने में सर्प दिखाई देते हैं, आपके मूड काफ़ी स्विंग हो सकते हैं, आपको खुद अपने बिहेवियर में अचानक परिवर्तन नजर आ सकता है। इनफैक्ट कभी कभी ससुराल पक्ष के साथ भी कुछ मतभेद होने की यहाँ पे संभावना होती है। इमोशनल अनस्टेबिलिटी भी यहाँ पे देखी जाती है। राहु यहाँ धन के स्थान, धन तो देता है, लेकिन जब बात इंटीमेट रिलेशनशिप की हो तब ये कई बार जो है वो सिचुएशन थोड़ी सी ख़राब भी कर देता है, सीक्रेट रिलेशनशिप्स को भी ये बढ़ा देता है। और इन लॉज के संग अगर कोई जॉइंट फिनेंसेस हैं अगर, तो फिर वहाँ पे कहीं ना कहीं कॉम्प्लिकेशन और दिक्कत आ सकती है। यहाँ पे इन लॉज के साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आपकी हो सकती है, तो आपको बहुत अलर्ट रहने की रिक्वायरमेंट है। अष्टम भाव जो है वो टैक्सेस, इंश्योरेंस, इनहेरिटेंस और शेयर्ड रिसोर्सेज का भी हाउस है। इसलिए पहले तो गुरुदेव जो हैं देवगुरु बृहस्पति यहाँ पे नज़र रख रहे थे और वो आपकी ग्रीड को रोक रहे थे, लेकिन अब क्या है, राहु अकेला है, तो यहाँ पे मुझे सब कुछ चाहिए, यही राहु का स्वभाव है। राहु अष्टम भाव में अक्सर उस पैसे पे नजर रखता है जो टेक्निकली आपका खुद का नहीं है, मतलब कि लॉटरी में थोड़े नहीं ज़्यादा पैसे चाहिए। इन्वेस्टमेंट स्टॉक मार्केट में व्यक्ति ज़्यादा करता है, लीगल और एथिकल सोर्सेस से वो पैसे ज़्यादा कमाता है, तो उससे उनको लगता है कि क्या फ़र्क पड़ता है, उससे कोई समस्या नहीं है, उनके मन में ये सब चीज़ें आती हैं। किसी भी तरीके से पैसे चाहिए, मैनिपुलेशन से आ रहे हों, फ्रॉड तरीके से आ रहे हों, किसी को धोखा दे के आ रहे हों, या किसी प्रोडक्ट की असली वैल्यू को छोड़ के उसको ज़्यादा एक्सपेंसिव करके आप बेच रहे हो, ऐसे आ रहे हो, तो ये चीज़ें जो हैं वो नॉर्मल राहु जो है अकेला यहाँ पे करवाता है। तो यहाँ आपको बहुत ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है। थोड़ा बहुत सब चलता है, कहा जाता है ना कि आटे में नमक चल जाता है बट नमक में आटा नहीं चलता है, तो आपको यहाँ पे एक्चुअली बहुत ज़्यादा अलर्ट रहने की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि उससे आपके कर्म खराब होंगे और दिक्कत होगी। क्योंकि देवगुरु बृहस्पति जिन्होंने राहु को नियंत्रण करके रखा था वो अब यहाँ पे नहीं है, तो बहुत सारे ऐसे कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं और स्पेशली हो सकता है इफेक्ट अगर आपकी राहु की
दशा अंतर्दशा चल रही हो, या आपकी कुंडली में राहु या कोई भी प्लैनेट शतभिषा नक्षत्र या धनिष्ठा नक्षत्र में, क्योंकि अब राहु 30 जून के बाद धनिष्ठा नक्षत्र में आ जाएंगे, तो उसमें भी हो तो भी इफेक्ट हो सकता है। तो कोई भी जल्दीबाजी वाला काम करने से बचे। कहीं पे जल्दीबाजी का जो कहीं भी इन्वेस्टमेंट भी करना है ना, उससे भी आप बचें। आपको लगे कि 2 दिन में पैसा डबल या ट्रिपल हो जाएगा, ऐसे काम से आपको बचना चाहिए। हो सकता है आपका डबल हो जाए पैसा, लेकिन वहीं पे जितना आपका आएगा शायद उससे ज़्यादा ही आपका निकल भी सकता है। तो इस चीज़ को आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि ध्यान रखिएगा कि राहु यहाँ पे कुंभ राशि में है। कर्म आपके खराब होंगे तो फिर उसके बाद आपको अपने उन कर्मों को भोगना भी पड़ेगा। फर्क इतना ही है कि शनि जो है वो धीरे धीरे चलने वाला है, जबकि राहु बहुत ज़्यादा तेज चलने वाला है। तो शनि की राशि में जब राहु बैठेंगे और राहु जब जल्दी जल्दी बैठ के रिएक्ट करेंगे, तो यहाँ पे दिक्कत जो है वो शनिदेव आपके कर्मों के हिसाब से फल देंगे। और एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, रैश ड्राइविंग से आपको यहाँ पे बचने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कोई भी रिस्की टास्क लेने से आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बिना सोचे समझे कोई भी काम करने से आपको यहाँ पे बचने की ज़रूरत है, नहीं तो नुकसान आपको हो सकता है, उसका सामना आपको करना पड़ सकता है। हर काम में धैर्य रखिए, हर काम में सावधानी बरतिए, तो चीज़ें जो है वो सही रहेंगी। रिसर्च, इन्वेंशन, हिडन नॉलेज, अगर आप अकल्ट में हैं, अगर आप एस्ट्रोलॉजर हैं, अगर आप न्यूमरोलॉजिस्ट है, टैरो कार्ड रीडर है, तो ये प्लेसमेंट आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट करेगी। इनफैक्ट अगर आप मेडिकल फील्ड में है, डिफेंस सेक्टर में है, साइबर सिक्योरिटी, कोडिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या फिर रिसर्च फील्ड में है, तो बहुत ही अच्छा टाइम आपके लिए रहेगा। लेकिन राहु की अनकंट्रोल्ड एनर्जी आपको कोई ऐसा ब्रेक थ्रू या इन्वेंशन भी करने के लिए आपको प्रेरित कर सकती है। हो सकता है कि आप अपने ही फील्ड में कोई बहुत बड़ी चीज़ करें जो कि काफ़ी सारे लोगों ने नहीं करी हो, और यहाँ पे आपका उस हिसाब से नाम हो बहुत सारे लोगों में, तो ये चीज़ें भी राहु आपको दे सकता है। इसे राहु की एनर्जी को मैनिपुलेशन में कन्वर्ट मत करिएगा, उसको इनोवेशन में और कुछ नया इन्वेंट करने में अगर आप उस एनर्जी को लगाएंगे, तो फिर प्रॉब्लम जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी और सॉल्यूशन जो है वो आपके लिए निकलेगा, आपकी लाइफ के लिए। और राहु है ना एक इस तरीके का पागल सांड है, एक तरीके से देखा जाए, जो कि ना अगर उसको सही डायरेक्शन नहीं मिले ना, तो वो है ना हर चीज़ को तोड़ना फोड़ना शुरू कर देता है। तो उसको सही दिशा, देवगुरु बृहस्पति अब नहीं है, तो आपको अपने मन को कंट्रोल करके उसको सही दिशा दिलाना पड़ेगा, तभी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। इस दौरान आपकी जो पावर है, इंट्यूशन पावर, एनालिटिकल पावर, इन्वेस्टिगेशन की जो क्षमता है, वो सब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगी। आप फैमिली के कुछ हिडन इश्यूज भी आपके सामने आ सकते हैं। आपको कुछ ऐसी चीज़ें अपनी फैमिली के बारे में पता लग सकती हैं जिससे आप बहुत ज़्यादा सरप्राइज भी होंगे। ऑफिस की काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स, जो बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, उसको आप सॉल्व करने की क्षमता इस समय देखिए आप रख सकते हैं। यहाँ पे मतलब कि आपका दिमाग जो है ना बिल्कुल उस जगह स्टार्ट होगा जहाँ पे लोगों का दिमाग खत्म हो जाता है। तो यहाँ पे एक तरीके से राहु की ये पॉजिटिव चीज़ को अपनाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और वही वाली बात है कि क्योंकि ये अकल्ट का, रिसर्च का सीक्रेट हाउस है, तो यहाँ पे किसी बहुत बड़ी मिस्ट्री को आप सॉल्व भी कर सकते हैं, और आप हिडन रिलेशनशिप में भी पढ़ सकते हैं, तो वहाँ भी आपको थोड़ा सा कंट्रोल करने की रिक्वायरमेंट रहेगी। हो सकता है रात को सोने समय थोड़ा सा नींद का इशू हो, और फोबिया हो सकता है, नाइटमेयर्स आ सकते हैं, थोड़ा चेस्ट हेवी रख सकती है, एंग्जाइटी की शिकायत भी आपको इस टाइम हो सकती है। तो अपने दिमाग को स्ट्रॉन्ग करिएगा। किसी भी तरीके का कुछ नेगेटिव आपको लगता है तो उसको अपने दिमाग से हटाइएगा, और राहु के बीज मंत्र को पढ़िएगा, जिससे कि उस तरीके की नेगेटिव जो चीज़ें हैं वो आपकी कुंडली में ना हो, आपकी लाइफ में ना हो। यहाँ पे ना एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे ना बुध को भी स्ट्रॉन्ग करिएगा। अगर आप अपनी कुंडली में बुध को स्ट्रॉन्ग करेंगे तो कहीं ना कहीं राहु जो है वो भ्रम में आपको परिवर्तित नहीं करेगा, तो आपके मन में किसी भी तरीके का डाउट या किसी भी तरीके का भ्रम पैदा नहीं होगा। और एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा, यहाँ पे देखिएगा क्या आपको है ना मौका मिलेगा देवी माता के दर्शन करने का, और कोई भी यात्रा वगैरह करने के लिए, कोई भी कहीं पे अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस जा रहे हैं, कहीं घूमने जा रहे हैं, तो वहाँ पे जाने के लिए दुर्गा सप्तशती का बीज मंत्र पढ़ते हुए उसके बाद ही कहीं जाइएगा। और जहाँ भी आपको देवी मंदिर जाने का मौका मिले तो वहाँ पे जाके परिक्रमा ज़रूर करिएगा, क्योंकि यहाँ पे राहु की जो एनर्जी है उसको पॉजिटिव करने में दुर्गा माता जो है वो आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी।
एक बात का और ध्यान रखिएगा, 8वां घर जो है ना वो सड़क का भी होता है, मतलब कि एक्सीडेंट्स का भी होता है। तो यहाँ पे है ना, अगर आप दुर्गा सप्तशी के बीज मंत्रों का उच्चारण करते रहें, राहु के बीज मंत्र को पढ़ते रहें, या दुर्गा सप्तशी का पाठ भी करते रहें, तो आप उन सब नेगेटिव चीज़ों से काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे बच के रहेंगे। यही रेमेडी आपको एक्चुअली पूरे इस टाइम करनी है। तो ओवरऑल देखा जाए तो कर्क राशि वालों के लिए ये टाइम एक ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम तो है ही, क्योंकि अष्टम भाव ट्रांसफॉर्मेशन का है। और राहु आपको है ना एक ग्रीड देगा, एक फियर देगा, आपको मैनिपुलेट करेगा, आपको कई तरीके के पैटर्न्स में आपको डिवाइड कर सकता है। आपको बस अपने उस एनर्जी को सही डायरेक्शन में यूज़ करना है, जिससे आप कुछ रिसर्च कर सके, कुछ डिस्कवर कर सके, कुछ इन्वेंट कर सके। अपनी है ना उस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑब्जर्वेशन, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एनर्जी जो राहु की दी हुई है, उसको एक सही जगह अगर आप लगाते हैं तो यही टाइम जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट कर सकता है। और साथ ही में जब राहु कर्क राशि में धनिष्ठा नक्षत्र में अब आ जाएंगे तो ये भी कोई छोटा मोटा ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा। यहाँ पे ना जब धनिष्ठा नक्षत्र में राहु आएगा ना, तो एक तरीके से राहु है ना और पूरी तरीके से परिवर्तित हो जाएगा, मतलब कि कंप्लीटली वो अब यहाँ पे अपने आप को चेंज करेगा। इस टाइम के दौरान ना आप अपने पुराने दुख, डर, इमोशंस, पैकेज, नेगेटिव पैटर्न्स, उन सब चीज़ों को छोड़ के ना कुछ पावरफुल विजन्स बनाएंगे। तो 30 जून तक आपको वहाँ अलर्ट रहने की रिक्वायरमेंट है, लेकिन 30 जून के बाद सिचुएशन काफ़ी हद तक चेंज होगी आपकी लाइफ में। आपके जितने भी हिडन पावर्स हैं, आपके अंदर बहुत ज़्यादा क्वालिटीज़ हैं, आप देखिएगा उसको आप इन्हांस करेंगे। इस ट्रांजिट का बहुत बड़ा गिफ्ट आपको मिलेगा, वो ये कि आप छुपी हुई शक्तियाँ जो शायद आपको पता भी नहीं है आपके अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ हैं, वो सब चीज़ें आप उजागर करने में सक्षम होंगे। और आप खुद हैरान होंगे, आपको समझ में नहीं आएगा, आपको पता नहीं चलेगा कि आप ऐसी चीज़ें कर जाएंगे, ऐसे काम कर जाएंगे, तब आपको महसूस होगा कि आपके अंदर कितना ज़्यादा टैलेंट भरा हुआ है। राहु यहाँ पे उन सब चीज़ों को उजागर करने में मदद करेगा। लेकिन आपके अंदर वहम भी आएगा कि मेरे अंदर इतनी कैपेबिलिटी है, फिर भी मैं कहाँ खड़ा हूँ, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, इस तरीके का भ्रम भी आपके अंदर आएगा। तो सडन वेल्थ और अनएक्सपेक्टेड गेन्स तो आएंगे ही आएंगे। और धनिष्ठा, वैसे भी धनिष्ठा तो धन का इष्ट है, इसी एनर्जी को लेकर धनिष्ठा नक्षत्र लेकर आता है, तो अबंडेंस में देता है चीज़ें। इससे जो भी चीज़ें मिलेंगी वो अबंडेंस में मिलेंगी, सडन गेन्स मिलेंगे, इनहेरिटेंस से आपको कुछ ना कुछ मिल सकता है। कोई पैटर्नल प्रॉपर्टी आपकी काफ़ी लंबे टाइम से जो है वो आपके हिस्से नहीं आ रही है, तो यहाँ पे देखिएगा अनएक्सपेक्टेड आपको मिल जाएगा। इंश्योरेंस का पैसा मिल जाएगा, कोई जॉइंट एसेट है आपका आपके इन लॉज के साथ, आपके अपने स्पाउस के साथ, तो उससे आपको बेनिफिट होगा। इनफैक्ट आपने कुछ इन्वेस्ट किया हुआ है काफ़ी लंबे टाइम से, तो उसकी रॉयल्टी आपको मिलेगी। अनएक्सपेक्टेड जो वेल्थ है वो आपको यहाँ पे मिलने की पूरी संभावना है। फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ तो आपको बहुत अच्छी मिलेंगी आप, लेकिन साथ ही में एक चीज़ है जिसका आपको ध्यान रखना है कि अनएक्सपेक्टेड वेल्थ के जो सोर्सेज हैं, जो कि आपके लिए लॉन्ग टर्म नेगेटिव हो सकते हैं, उस पर आपको अपने आप को नियंत्रण रखने की रिक्वायरमेंट है। और इस समय आप देखिएगा कि आपका माइंडसेट और साइकोलॉजी वेल्थ कॉन्शियस के साथ हो सकता है। आप पैसों को लेके पुरानी लिमिटेड जो बिलीव्स हैं उससे बाहर निकल सकते हैं। जो डर आपको बहुत टाइम से रोका हुआ था कि पैसे का डर, फेलियर का डर, रिजेक्शन का डर, लॉस का डर, वो सारे डर से ना राहु आपको बाहर निकाल देगा। राहु उन सब फोबियों से, उन सब परेशानियों से धनिष्ठा नक्षत्र में आने के बाद आपको ऊपर उभार देगा और आप यहाँ पे हिम्मत कर पाएंगे कुछ बड़ा करने की, कुछ अच्छा करने की। और यहाँ पे कुछ लोगों को स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस भी हो सकते हैं, तंत्र विद्या वगैरह से भी कुछ लोग जुड़ सकते हैं। जो लोग इस चीज़ में ऑलरेडी हैं उनके लिए तो ये बहुत ही दी बेस्ट टाइम हो सकता है आपके लिए, क्योंकि ये एक्चुअली अकल्ट के लिए ये बहुत ही अच्छा टाइम है। अगर आप एस्ट्रोलॉजर हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, तो ये राहु का जो अष्टम भाव में आना आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट करेगा। लेकिन इस ट्रांजिट के दौरान आपकी इंट्यूशन भी काफ़ी स्ट्रांग होगी। कई बार आप है ना किसी व्यक्ति को देख कर
उसके इंटेंशंस को समझ जाएंगे। मतलब आपको उसको बोलने की ज़रूरत नहीं है, बिना बोलेंगे आपको समझ में आ जाएगा कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। आप लोगों के वर्ड से ज़्यादा उनकी एनर्जी को फील कर पाएंगे। ऐसा आपको लगेगा जैसे कि आपके अंदर एक अलग तरीके का ज्ञान आ गया है और अब आप लोगों की शक्लें भी पढ़ने लगे हैं। और देखिएगा रिलेशनशिप में भी आपको बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलेगा। कुछ रिश्ते यहाँ पे ख़त्म हो सकते हैं आपके, तो कुछ नए रिश्ते आपके शुरू होंगे। पुराने इमोशनल पैटर्न्स आपके टूटेंगे। जो रिश्तों का पर्पस पूरा हो चुका है वो रिश्ते नेचुरली आपकी ज़िंदगी से निकल जाएंगे। और जो नए कनेक्शन आपके बनने हैं, जो सोलमेट्स हैं, जो आपकी लाइफ में आएंगे आपकी ग्रोथ के लिए, जो आपके लिए ज़रूरी हैं, उनको आप अट्रैक्ट करेंगे। वो पॉजिटिव लोग आपकी लाइफ में आएंगे। कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स के आप देखिएगा solution.com इस समय बन पाएंगे। आपकी यहाँ पे मतलब ये जो राहु की प्लेसमेंट है ना, ये आपको एक्चुअली बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगी अपने ऑफिस एरिया में भी। जब दूसरों की कोई मुश्किल होगी ना, तो लोग है ना आपकी तरफ अट्रैक्ट होके अपनी मुश्किल को सॉल्व करने के लिए आपसे सजेशन लेंगे और आप सक्षम होंगे उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। तो इस तरीके से देखा जाए तो आप कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस को भी सिंपलिसिटी से सॉल्व कर पाएंगे, प्रैक्टिकल सॉल्यूशन ढूंढ पाएंगे। अगर देखा जाए तो चीज़ें बहुत पॉजिटिव और अच्छी रहेंगी। बस अगर आपको किसी चीज़ का डर है तो यूनिवर्स आपको उसी सॉल्यूशन, उसी चीज़ की सिचुएशन का सामना कराने में आपको सक्षम करेगा, आपको हिम्मत देगा राहु के धनिष्ठा नक्षत्र में आने के बाद। और जब आप उस डर को जीत लेंगे तो वही तो आपकी सबसे बड़ी पावर बन जाएगी। तो डेफिनेटली कर्क राशि, कर्क असेंडेंट, आप लोगों के लिए ये चीज़ होने वाली है। और अगर आपकी दशा अंतर दशा में राहु देव हैं या आपकी कुंडली में कोई भी प्लैनेट राहु के नक्षत्र मतलब शतभिषा नक्षत्र या धनिष्ठा नक्षत्र में है तो आपको ज़्यादा असर देखने को मिलेगा। उसके अलावा अगर आप और अच्छे से जानना चाहते हैं कि आपकी कुंडली में, आपकी लाइफ में ये राहु का जो ट्रांजिट है उसका क्या बेनिफिट होगा और क्या क्या प्रिकॉशंस आपको ले लेने चाहिए, तो नीचे दिए गए नंबर से आप संपर्क कर सकते हैं और अपना कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं। तो दिस इज ऑल फॉर कैंसर राशि एंड कैंसर असेंडेंट। रेमेडीज के लिए मैं आपको बता ही चुकी हूँ। राहु का बीज मंत्र करिए, उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से सुन सकते हैं। दुर्गा सप्तशी का पाठ करिए और दुर्गा सप्तशी के 700 बीज मंत्र का उच्चारण दिन में एक बार जरूर करिए। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। जुड़े रहिए इस चैनल से। धन्यवाद।